total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार मेरे 52 साल के पुराने कॉमरेड हैं और नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी की जो विरासत है उसके सबसे तेजस्वी और अंतिम योद्धा हैं। एक मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं जो 20 साल तक राज किए। हमारे नज़र में तो यही हैं, लेकिन मित्र माने सबसे पहले वो मित्र हैं मेरे। नीतीश कुमार मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है। नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया। नीतीश कुमार सोशल एम्पावरमेंट किया, वुमेन एम्पावरमेंट किया। एक आदमी जो आया जिसको कि रेमिंगटन टाइपराइटर मिला था, उस रेमिंगटन टाइपराइटर से आईटी तक की यात्रा जिसने की, वो नीतीश कुमार है मेरे लिए। सार्वजनिक जीवन में प्रेरणा मिलता है किसी व्यक्ति के साथ, तो माननीय नीतीश कुमार जी प्रेरणा स्रोत भी हैं, अभिभावक भी हैं, और उनके द्वारा जो किए गए कृत्य हैं वह सामाजिक बदलाव का एक सूचक है। नीतीश कुमार बिहार के लाल हैं। नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा हैं। नीतीश कुमार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार के हीरो हैं। नीतीश कुमार सामाजिक सौहार्द के प्रणेता हैं। नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार बिहारियों की शान है। नीतीश जी सुनते हैं कि अपने पिताजी की बड़ा मदद भी करते थे। हाँ, वो दवाई ववाई बांधने में अपने बोलते हैं कि हम पुड़िया बांधते थे, तो खुद बोले कि पुड़िया बांध के फेंक देंगे तो खुलता नहीं था। कहने का मतलब कि ऐसा बांधते थे खुल नहीं सकता था। तो कोई किस्सा जो आपको याद हो? किस्सा कुछ इनको बहुत पुराने गाने का शौक था सुनने का। अच्छा। हाँ, सिनेमा भी देखने का अच्छा शौक था। पुराना गाना बहुत सुनते थे? बहुत की। कोई पसंदीदा उनका जो सब गाना मुकेश का, लता का, ये सब उनको पसंद था। देखिए 74 में लोकदल भी बन चुका था और गुजरात के बाद उसकी आवाज़ बिहार में और देश भर में भी सुनाई और दिखाई देने लगी थी। जब बिहार का आंदोलन चल रहा था तो एक से एक तेजस्वी नेता उसमें सक्रिय थे, चाहे शिवानंद तिवारी हों, वशिष्ठ भाई हों, ये अपने रविशंकर प्रसाद हों, सुशील मोदी हों, नरेंद्र सिंह हों, लालू प्रसाद जी हों, रामविलास जी हों, नीतीश कुमार जी हों, और बाद में शरद यादव जी और हमारे जैसे लोग हों। लेकिन नीतीश वॉज डिफरेंट। एक संकोची, स्वावलंबी, लोक लाज में जीने वाला एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उसका विकास हुआ था, जो कम बोलता था, मतलब की बातें बोलता था, किसी को चिढ़ाता नहीं था, किसी को अपमानित नहीं करता था, और एक स्वावलंबी फैनेटिक सोशलिस्ट वर्कर के रूप में वो जाना जाता था। जेपी लोहिया के साथ साथ किशन पटनायक, जो उस समय के तरुण समाजवादियों के सबसे बड़े नेता थे, उनके करीबी सहयोगी और सहकर्मी के रूप में भी उनकी पहचान। वो जेपी मूवमेंट में हम लोग भी थे, तो उसमें उन्होंने तब तक उनका कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया था, तो उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के चलते उसमें उनको उस समय उसमें आगे उनका नाम हो गया। कैसे फिर बड़े नेता बन गए? उसी में बड़े नेता बन गए, थोड़ा बहुत काम किए, नाम आ गया, वही तो था, काम किए तो नाम बढ़ गया। दूसरा कि एक चीज़ आया कि उनको डिसऑनेस्ट आदमी का नाम कभी नहीं आया। कोई आदमी
नहीं कहा, हमको नहीं कहा, इसलिए वो भी एक बहुत बहुत बड़ी तारीफ का काम है। जब कुर्मी रैली की तैयारी चल रही थी और मीडिया से लेकर हर जगह सरकार के खिलाफ एक वातावरण दिखने लगा था और नीतीश जी लालू जी के साथ थे, नीतीश जी के मन में लालू जी के काम को लेकर के थोड़ी परेशानी दिख रही थी, लेकिन अंदर परेशानी दिख रही थी। बाहर नीतीश जी इसको शो नहीं करते थे, शो करना भी नहीं चाहते थे। और हमको लगता है कि कुर्मी रैली के पहले उनको बहुत कॉन्फिडेंस भी नहीं था अपने ऊपर कि हम अगर कुछ अभी एक्शन लें लालू जी से खिलाफ तो जनता का भरोसा हमारे साथ जुट पाएगा कि नहीं जुट पाएगा, इस बात का भरोसा नहीं था उनको, कॉन्फिडेंस नहीं था। और कुर्मी रैली में जब लोगों की भीड़ आने की सूचना प्राप्त होने लगी, कल परसों कुर्मी रैली है और राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो यह जब सूचना प्राप्त होने लगी तब उनके मन में उस समय जो हम लोग रीड कर पाए ऐसा लगने लगा कि भरोसा जैसा कुछ दिखने लगा। और फिर कुर्मी रैली में भी अंतिम क्षण में जाने का डिसीजन उनका हुआ कि, और कई लोगों ने कहा कि जाइए, तब कुर्मी रैली में जाने का फैसला उन्होंने किया और वहां गए तो वहां की भीड़ को देखकर जनता के सामने तब अंदर से उनका कॉन्फिडेंस उसी समय जगा। नीतीश जी और शरद यादव जी दो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया। कर्पूरी ठाकुर के मृत्यु के बाद देवीलाल जी के नेतृत्व में बहुगुणा जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी और मैं भी पटना गए थे उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष वो बनेगा जो लोक दल का नेता बनेगा। जो दौड़ थी बड़ी लंबी थी, विनायक प्रसाद यादव जी थे, अनूपलाल यादव जी थे और उनके सामने लालू जी कहीं ठहरते नहीं थे। लेकिन ये बदलाव का दौर था, पीढ़ियों के स्थानांतरण का दौर था। तो शरद यादव, नीतीश कुमार ने इसकी कमान संभाली और नेता प्रतिपक्ष बनवा करके एक हफ्ते के संग्राम के बाद वो मुख्यमंत्री बन पाए। जो वहाँ पे गवर्नर था उसने एक सप्ताह तक ओथ नहीं दिलवाई बहुमत में होने के बाद भी। खैर, मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू होने के बाद जिस तरह का तांडव पटना की सड़कों पर हुआ वो गरिमापूर्ण नहीं था। क्या वाकई उस वक्त बिहार में जंगल राज था? नहीं, बिहार की स्थिति सच में खराब थी और अगर देश के अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो उस समय सच में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फिर कम्युनिकेशन हो, सड़क हो, बिजली हो, स्थिति अच्छी नहीं थी। और 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उसके बाद से एक अद्भुत उत्साह पहले पैदा हुआ और शांति व्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये इशू आया क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तब तक बाकी आप विकास का काम करना मुश्किल होगा। बिहार से बाहर बिहारी कहने में लोग शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज लोग शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और इसी 20 साल के दौरान यह नारा भी बाहर के लोगों ने दिया कि एक बिहारी सब पर भारी। पहले यह नारा नहीं चलता था, तो परिवर्तन तो हुआ है। इस मामला में भी बिहार के लोगों का सम्मान बढ़ा है, साथ ही साथ बिहार का डेवलपमेंट भी हर तरह से देखिए पूरे बिहार में दिख रहा है। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं। मैं मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट था। मैं तब बिहार आया, बिहार आने का कॉन्फिडेंस मुझे तब कॉन्फिडेंस हुआ जब नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बनने उनके 4 महीने के बाद मैं बिहार आता हूं। तो मैं ये बताता हूं कि मेरी घर वापसी भी नीतीश कुमार के कारण हुआ है, तो थैंक यू फॉर दैट। सही में था, लोग को घर से निकलना मुश्किल था। यदि कोई किन्हीं का पति, किन्हीं का बेटा कहीं बाजार जाए या प्रखंड जाए, जिला जाए गांव से निकल के, जब तक लौट के नहीं आता था तब तक महिलाएं परेशान रहती थी। ना जाने हमारे पति के साथ, हमारे बेटा के साथ क्या हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां थी। उस परिस्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चुनौती के रूप में लिया और बिहार के लोगों को वहां से निकालने का काम किया। काम की बात तो छोड़ दीजिए, कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। विकास की बात तो करना ही दूर, कहाँ कौन किसको उठा लेगा, क्या हो जाएगा घटना, न कोई लोग सुरक्षित नहीं थे। बिहार के लोग पलायन कर रहे थे,
बिहार के बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, अच्छे अच्छे लोग बाहर अपना बिजनेस कर रहे थे। अब मैंने यहाँ स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम लोग भी भागने की स्थिति में थे। और क्या, कौन रहना चाहता था? मैं जानता हूं कि जो भी मैं बात बोल रहा हूं कई लोगों को परेशानी होगी, लेकिन सत्य बोलने से अगर किसी को परेशानी हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये रहने लायक बिहार नहीं था। बिहार को रहने लायक नीतीश कुमार ने बनाया। रात में जाना, चूंकि मैं पत्रकार हूं, जाना पड़ता था। उसमें वीक मैगजीन में था, मलयाला मनोरमा में बंद कर दिए थे हम लोग रात में चलना भाई। तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, नीतीश डन फियर साइकोसिस को समाप्त करा दिया, और आज भी वो चल रहा है। पहले तिलक हो, शादी ब्याह हो, आदमी तैयारी करता था तो तोशक, तकिया, रजाई, चौकी, बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ता था कि आएंगे रात में कुछ ठहरेंगे। अब कोई चीज नहीं करना पड़ता है। लोग आते हैं, तिलक चढ़ा, खाना खाए, जिस सवारी से है घर चले गए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में जो भी है। ये परिवर्तन, जहाँ विधि व्यवस्था बिल्कुल खत्म सी रहती है, कानून का राज नहीं होता है, गुंडों का राज होता है, कोई व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, जब पूरा समाज दहशत में हो, तो उसी का पर्याय जंगल राज था। और ये स्थिति कमोबेश थी जब नीतीश कुमार आए थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि कानून का राज स्थापित किया था, और जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण करके उन्होंने जनता का विश्वास जीता था। एक बार मैं काठमांडू गया था तो बाजार में 4-5 विस्थापित बिहारी पूंजीपति थे या दुकानदार थे, जो उन्होंने हमसे अभद्र व्यवहार किया। इस वजह से हम लालू जी की पार्टी के आज तो वहाँ पे एक नई दुनिया बन रही है, नया इतिहास बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, और महिलाओं का 35% का आरक्षण एग्जिस्टेंस में आ चुका है। वहाँ का जो माल रोड बन रहा है, वहाँ पे मेरीन ड्राइव जो है, बम्बई के मेरीन ड्राइव से कई गुना अच्छा और बड़ा बन रहा है। ये नूतन नवीन बिहार है जिसमें नीतीश कुमार ने आने वाली पीढ़ी को भी सपने दिखाए। जंगल राज को एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने इस रूप में देखा था कि कानून में जो लिखा हुआ है वो नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में डकैती हो गई तो उसको एफआईआर कराने में दिक्कत होती थी। लोग आते थे पैरवी करने के लिए एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर कि कह देते थाना में तो एफआईआर हो जाता। एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी थे, हमसे भी सीनियर थे, वो मजाक में कहा करते थे कि अभी की दुनिया में या अभी की सरकार में अगर एफआईआर दर्ज कोई करवा ले तो उसको मड़वा करके अपने ड्राइंग रूम में रख ले। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता था जंगल राज की शुरुआत। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व लिया तो पूछा गया कि प्राथमिकता क्या है। उन्होंने 3 बार बोला सुशासन, सुशासन, सुशासन। और 118 नरसंहार का बिहार, भागलपुर के सांप्रदायिक दंगे का माथे पर कलंक। नीतीश कुमार जी ने 2 काम बड़ा महत्वपूर्ण किया। ऐसा नहीं कि कोई फरिश्ता आ गए, फरिश्ता के रूप में आए। कानून का राज और पंचायती राज में आरक्षण ने नक्सल आंदोलन के राजनीतिक रीढ़ को तोड़ दिया और अल्पसंख्यक का दिल जीत लिया नीतीश कुमार जी ने। जब भागलपुर का दंगा हुआ, उस दंगे की फाइल खुलवाई और देश के इतिहास में पहली घटना है कि जो दंगा पीड़ित थे उनको केवल मुआवजा नहीं, पेंशन नहीं, जो गांव से बेदखल हो गए थे उनको गांव ले जाकर बसा दिया। तो समाज के सब तबकों में नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता हो गई। बिहार बदल रहा है। अब बिहार लौट कर फिर से पुराने गड्ढों के युग में जाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार
देखो, जब आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी सड़क की व्यवस्था, कम्युनिकेशन का एक अच्छा सिस्टम बहुत जरूरी है। हमारे किसान तो बहुत कुछ पैदा कर लेते थे, लेकिन वो शहर तक जहां उसका सही मूल्य मिले आ नहीं पाता था। मान लो सब्जी उगा रहा है, दूध है, बाकी जितनी भी चीजें जिसका ज्यादा कंजम्पशन शहरों में होता था, वहां तक आना मुश्किल था। 5 घंटा 7 घंटा लगता था। तो सड़कों का जो जाल बनना शुरू हुआ तो उससे फायदा ये हुआ कि जो भी चीज गांव में पैदा होती थी उसको सही मूल्य मिलने लगा और शहर आने लगा। फिर लोगों को सुविधा होने लगी। बहुत सारे लोग पहले हर चीज के लिए पटना आते थे, अब आने की जरूरत नहीं थी। सड़कें टूटी फूटी थी या पटना ही में चलना कितना मुश्किल हुआ करता था। पटना मुख्यालय से किसी जिला मुख्यालय में के जाने में समझिए कि घंटों लगते थे। तो वो जो सड़क संपर्कता में जो सुधार हुआ, एक तरह से आम आदमी के जीवन की गति बढ़ गई। सब लोग पहले से तेज चलने लगे, सबकी आर्थिक गतिविधि तेज हो गई, सामाजिक गतिविधि तेज हो गई। झारखंड अलग हो गया 2000 में, और 2005 में आए थे नीतीश कुमार। पूरे बिहार को सजाया संजोया, उसके बाद डेवलपमेंट इतना के साथ निश्चय कार्यक्रम चलाए, और उसके बाद जितना भी जनहित की काम था सबको उन्होंने करने का काम किया, जो आज बिहार 20 साल में खड़ा हो गया। नहीं तो लोग बोलते थे यहाँ तो क्या है, खाली ऐसा बालू है, उसके बाद कुछ नहीं यहाँ पर है, यही लोग बोलते थे। लेकिन आज बालू से सोना निकल गया। ये कह सकते हैं कि कुछ चीजों के लिए जो वो बेहतर कर सकते थे, जैसे स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाई तो उसमें गुणवत्ता शिक्षा दे सकते थे, हॉस्पिटल किया तो अच्छे डॉक्टर्स दे सकते थे, हम बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर नौकरी करने के लिए क्यों जा रहे हैं, ये सारी बातें बोल सकते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर, कास्ट टेंशन कितना होता था, यहाँ कितने कास्ट मैसेकर्स हुए, उसको खत्म किया। और एक तरह से कहिए कि एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल इंजीनियरिंग करके, और जो ऑप्रेस्ड है, जो पुअर है, उसको किस प्रकार के वॉइस दिया। अब तो बहुत सारे राज्यों और देशों का विकास का सूचकांक है ऊर्जा, कि कितना ऊर्जा खपत होता है, कितना लोग कंज्यूम करते हैं। तो अपना बिहार तो लोएस्ट था ऊर्जा के खपत में, और जो बिजली थी भी वो शहरों में थी, राजधानी में थी और शहरों में थी। लेकिन गांव-गांव तक बिजली जाए, और क्योंकि ऊर्जा के जाने से बहुत सारा परिवर्तन आया। खेती की सिंचाई आसान हो गई, बच्चों को पढ़ने के लिए लोग पहले पटना लाते थे, पटना में एक मकान किराए पे लेते थे जहां बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि वहां बिजली की सुविधा थी। लेकिन जब ये गांव में ही होने लगा, लेकिन धीरे धीरे हुआ, काम बहुत बड़ा था और दुरूह भी था, क्योंकि पूरा बिजली का पहले तो एक जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना, फिर उस बिजली को खाली पैदा करने से उपाय नहीं है, उसको फैलाना भी है, उसको गांव-गांव तक ले जाना है। तो तार की जो जर्जर स्थिति थी उसको बदलना, ट्रांसफार्मर बदलना, एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट हुआ इस स्थिति को बदलने के लिए। अरे बिजली में तो बिहार ने आदर्श स्थापित कर दिया, जो पूरे देश के लोग अनुकरण कर रहे हैं, कि घर घर बिजली पहुंचाने का पहला नारा, संकल्प और नीति बिहार में ही बनी। और आज बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बिजली नहीं है। मेरे कार्यकाल का तो दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होगा, एक तो बिहार दिवस का आयोजन है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि बिहार का जो गौरव है फिर लौटे, लोग बिहारी होने में गर्व महसूस करें। तो इसके लिए हुआ कि बिहार दिवस को बड़े रूप में मनाया जाए, गांव में, स्कूल में, जिलों में, राजधानी में, दूसरे राज्यों में जहां बिहारी रहते हैं, दूसरे देशों में जहां बिहारी रहते हैं। तो बिहार दिवस का कार्यक्रम को हम लोग बहुत बड़े स्केल पे करते थे, और सीएम हर लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग करते थे और जाते थे हर कार्यक्रम में। और जब उसका 3 दिनों का जब गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होता था तो पूरा 3 दिन वहीं लगता था उनका। उसी तरह बिहार म्यूजियम में, चूंकि उनका था कि हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज को, जो हमारा मौर्य काल, गुप्त काल में जो बिहार का जो पाटलिपुत्रा था और इतना बड़ा नाम था, तो उसको फिर से वापस कैसे लौटाया जाए। तो जब बिहार म्यूजियम बनाने का और पटना म्यूजियम को फिर से रीडेवलप करने का कार्यक्रम बना, तो उसको भी बहुत क्लोजली उन्होंने मॉनिटर किया। जब पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो डेली तो छोड़ दीजिए, दिन में 2 से 3 बार वो कोविड जो 19 का दौर था, उसमें पूरे राज्य के स्थिति की समीक्षा करते थे।
धन्यवाद है इसके लिए कि ये लड़की को निकाले बाहर। यूनिफॉर्म मिला वर्दी का, जो आज हम उसके सहारे बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरा बिहार यही जानता है कि नीतीश कुमार जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या किया था? पंचायती राज में आरक्षण नगर निकाय में। नहीं, यह सही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 नवंबर 2005 को एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत आर्थिक सोसाइटी एक्ट में एक आर्थिक सोसाइटी बनाया। नीतीश कुमार जी की सोच थी कि महिलाओं को रोजगार देंगे, और पहला काम बिहार में वही किया, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया। चूंकि समाज कल्याण जैसा ये सब काम कर नहीं रहा था, तो नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन ग्रांट करवाया, और जीविका का वहीं से नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया। आज इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं 16 ऐसी योजनाएं हैं माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू किया गया कि बिहार आज लीडर स्टेट है, फॉलोअर स्टेट नहीं। मैंने उनको बहुत पहले पूछा था, 2015 के आसपास आई थिंक, जब मैंने पूछा था कि आप बताइए अपना अचीवमेंट जिसको कि लोग आप चाहेंगे कि याद रखे लोग। तो उन्होंने कहा कि मुझको अगर अगर कोई चित्र बनाने के लिए कहेगा मेरे पीरियड का, तो मैं साइकिल चलाते हुए लड़कियों का चित्र बनाऊंगा। तो वो सिर्फ साइकिल चलाती लड़कियां नहीं है, वो सोशल रिवॉल्यूशन है। किस प्रकार समाज में ट्रांसफॉर्मेशन को, वो जो 10 किलोमीटर चल के लड़कियां जा रही है और आप वो जो उस स्कूल, सरकारी स्कूल ड्रेस में, स्काई ब्लू कलर वाले ड्रेस में, वो सीन आपको बहुत ही लगेगा आम सीन लगेगा। लेकिन ये बात 20-25 बरस पहले एक तरह से अद्भुत सीन कहा जाता। ये चीजें हुई नहीं थी। एक साइकिल चलाना लड़कियों का टबू माना जाता था, उनको पता नहीं था। 1.8 करोड़ का वुमेन फोर्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है। किसी भी डिपार्टमेंट को आज जरूरत होती है तो कहते जीविका वालों को कहते हैं कि आप दे दीजिए। कितना उनकी आमदनी हुई, कितना उन्होंने आय कमाया, वो बात की बात है, लेकिन उनको घर से निकाला, उन्होंने अपना घूंघट हटाया, और अब वो समाज की मुख्य धारा में पार्टिसिपेट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आज आप देखिए ना, बिहार के पुलिस बल में जो महिलाओं की भागीदारी हुई 33% रिजर्वेशन। देश में कहीं पुलिस बल में महिलाओं की इतनी हिस्सेदारी नहीं है। अब महिला शिक्षकों में अभी 50% रिजर्वेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में 35% है, और सब में। तो शिक्षक में भी, स्कूल के टीचर्स में भी महिलाओं का वर्चस्व हो गया है। लोकल अब 50% रिजर्वेशन है, लेकिन आज महिलाओं की भागीदारी लोकल बॉडीज, पंचायत निकायों में 50% से भी ज्यादा हो गई है। साइकिल योजना पर तो हार्वर्ड ने और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने किया है रिसर्च, और ये योजना अद्भुत पाई गई। इतनी बड़ी संख्या में उसको देने से क्या हुआ कि सारी लड़की, क्योंकि मिडिल स्कूल जो था अपना वो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, साइकिल मिलने से आसानी से लोग जाने लगे, आने लगे। जिसमें मान लो 2 घंटा जाने 2 घंटा आने में लगता था, वो आधा घंटा में जाके आप लौट आ रहे हैं। साइकिल के घर में आने से लड़की की इज्जत बढ़ गई कि भाई लड़की भी कुछ चीज लेके आई है जिसका उपयोग परिवार के और लोग भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हम बहुत, कितना आभार क्या हम करेंगे, उनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी बात को समझे कि बेटियां क्यों नहीं जा पा रही है बड़े क्लास में, क्यों नहीं 10th कर पा रही है, क्यों नहीं 12th कर रही। तो कहीं न कहीं उनको लगा कि ये पोशाक ही बाधक है, तो उसकी भी उन्होंने शुरुआत की कि ताकि बेटियां घर से निकल पाए। और देखिए कि आज हर प्रखंड पंचायत में सब जगह स्कूल कॉलेज का निर्माण होना और डिग्री कॉलेज का निर्माण होना, ये तो परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। लोहिया जी कहते थे कि अगर समाज की तरक्की हम तभी समझेंगे जब गरीब गुरबा का दोनों वक्त का चूल्हा जले। लेकिन आजीविका के माध्यम से जुड़ी हुई 1,40,00,000 महिलाएं हैं, और उसके घर में जाइए तो सुबह शाम खाना बनता है। शराबबंदी हुआ जिसके कारण घर में कलह होता था, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जब से बंद हुआ मधुशाला, बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। कल तक क्या था बेटियों की स्थिति, टुक टुकड़ों पे पलती थी बेटियां, कोने में सेका करती थी रोटी। बदल गया भाग, जो कल तक था दुर्भाग्य। तो ये नीतीश कुमार जी की देन है कि जो समाज को एक लय में लाने का प्रयास उन्होंने किया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का बहुत इंतजाम सरकार के तौर पे नहीं दिखता था। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने
जितना उनको मौका मिला भरपूर प्रयास किया, उनके संघर्ष का अलग समय था, जितना संभव हुआ कर पाए। लेकिन बाद में जब नीतीश जी को मौका मिला तो नीतीश जी ने इस मौका का लाभ उठाया इन वर्गों को समाज से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए। और पहली बार उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया, नगर निकाय संस्थानों में रिजर्वेशन दिया, और वह भी गठबंधन में कई बार अब ऐसा लगता था कि जो सहयोगी पार्टी है उसका साथ इन विषयों पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नीतीश जी अपनी कारीगरी के बल पे सबको एक साथ ला करके और अंदर डिसीजन कर लेते थे। तो इन बातों के लिए उनको बहुत ख्याल रखा जाएगा कि उन्होंने समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको राजनीति से, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। हम चौरसिया समाज से आते हैं, इसे भी अति पिछड़ा में उन्होंने ही डाला, क्योंकि एक होता है 55वां, माने 5 जाति जो है एक कहा जाता है, तो उसमें से ये चौरसिया भी आता है। तो उसमें चौरसिया, माली, हजाम, ये बड़ही और ये कुमकार, ये आते हैं 5 पूर्णिया में से। इसमें करके उन्होंने तो इस तरह से चौरसिया समाज को अति पिछड़ा में डाला। तो अति पिछड़ा की काफी श्रद्धा उनके प्रति है। हम तो 2014 में शरद यादव जी में भी गठबंधन तोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन नीतीश जी पार्टी के सर्वमान सर्वोच्च नेता थे, उनकी इच्छा थी, हमने उनका साथ दिया। और उसमें भी उन्होंने एक गरिमा ये दिखाई कि 2014 में जब मात्र 2 MP उनके जीत करके आए तो उनका एक दिन फ़ोन आया कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हम आभाहीन रह करके मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और बिहार के समाज का, भारत के समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान है, मांझी मुसर, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के नाते उन्होंने 74 आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी जो व्यक्ति, जो आरा में आपने देखा होगा कि अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति जो कह रहा है कि काहे जाता नहीं, बिहार न छोड़ी, तो मैंने उनसे सीधा संवाद किया। वह अति पिछड़ा समुदाय का 77 वर्ष उम्र है उस व्यक्ति का। तो मैंने पूछा कि नीतीश कुमार जी साहब कैसे प्रभावित हो गए, तो कहे नीतीश कुमार जी इमरजेंसी के दौर में इधर ही थे, हमारे उद्वंत नगर साइड में, वहीं उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जब मैं उनसे मिला तो मेरा जीवन का, चूंकि मैं समाजवादी पृष्ठभूमि का था, राम अवधेश साहू से लेकर के विभिन्न लोगों के साथ काम किया, तो हमको लगा कि समाजवादी मूल्यों की रक्षा कोई कर सकता है तो नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। तो फिर नीतीश कुमार जी संकल्प शक्ति के धनी आदमी हैं। संकल्प शक्ति का मतलब यह होता है कि जो कहे वो किए, और ऐसा नहीं कि कोई मंत्री या विधायक कह दिया वह सही है। एक कार्यकर्ता और एक आम आदमी अगर कह देगा तो नीतियों को बनाने में उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माने हैं। गठबंधन उनका बदलना जो है उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, रादर देन मैं कहूंगा अपॉर्चुनिज्म से ज्यादा उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। आप ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल डेफिसिट है, एकदम मैं मानता हूं आइडियोलॉजिकल डेफिसिट है, लेकिन उसी स्ट्रेंथ पर उन्होंने दोनों को बड़ी पार्टी, चाहे वो राजद हो इधर बीजेपी हो, दोनों पर एक टांग पर, एक पैर पर खड़े रखा। ये इसलिए था कि नीतीश कुमार की उपयोगिता थी। मैं बराबर बोलता हूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उभयनिष्ठ तत्व रहे, कॉमन फैक्टर, जिस तरफ जाते थे वो पलड़ा भारी हो जाता था। मेरी एक ब्रिम थ्योरी है कि ग्लास में 70% मान लीजिए दूसरे राजद का है या फिर बीजेपी का, इनका 30% है, लेकिन ये जब उसमें डालते हैं तो वो ब्रिम कर जाता है, गिर जाता है, वो टॉप पर रहते हैं। तो नीतीश कुमार की संख्या जो भी रहे जदयू की, वो हमेशा टॉप में रहे। और समय के साथ में अब जयप्रकाश नारायण मार्क्सिस्ट थे, स्टार्ट किया मार्क्सिस्ट थे, उसके बाद सोशलिस्ट थे, उसके बाद फिर गांधीयन हो गए, उसके बाद फिर जनसंघ के साथ आ गए। तो क्या कहेंगे उनको आप? तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को कंटेक्चुअलाइज किया। तो नीतीश कुमार भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी पॉलिटिक्स को कंटेक्चुअलाइज किया। देखिए, आरोप लगाने वालों को अंदर की बात की जानकारी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि हमारे ऊपर यह आरोप लगे कि बार बार बदल रहे हैं? कोई नहीं चाहेगा।
और खास करके नीतीश जी जैसा व्यक्तित्व जो एक शिखर पर कई वर्ष पहले पहुंच गए, वहां से जैसे चाह रहे थे वैसे हो रहा था। तो जानबूझकर बने नोइंगली कि हम इस काम को करें, मजबूरी होती है, अंदर की मजबूरी। क्योंकि नीतीश जी चाह रहे थे कि एक बड़ा समाजवादी प्लेटफॉर्म बनाना, जिसमें समाजवादी, समता सब मर्ज कर जाए और एक, बट समाउ हो नहीं पाया। और फिर अलायंस हुआ हम लोगों का, और जब अलायंस हुआ और हुआ कि भाई किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा महागठबंधन में, तो हम राहुल गांधी जी के पास गए थे मिलने के लिए एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, और राहुल जी को भी हमने ये सब बातें बताई थी। तो बाहर आए थे तो पता नहीं कहाँ से लगता है हमें उतना प्रेस हमने कभी नहीं एड्रेस किया। लगभग 150 माइक प्रेस वाले लोग वहां थे राहुल जी के घर के बाहर। पता नहीं कैसे पता चल गया हम आ रहे हैं। तो हमने यही कहा था कि नीतीश जी इज अ गुड चीफ मिनिस्टर एंड इन कमिंग टाइम ऑल्सो ही कैन बी अ गुड चीफ मिनिस्टर। तो इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे इस न्यूज को लिया था, और दूसरे दिन हम सोनिया जी का बुलाटा हुआ, हम गए तो सोनिया जी ने कहा कि अभी मत इतना हड़बड़ाओ, सो बी केयरफुल ऑन दिस। हम बोले कि नहीं मैडम, अभी अगर आप ज्यादा केयरफुल होइएगा तो यू विल लूज नीतीश कुमार, एंड नीतीश जी इज द ओनली होप फॉर बिहार। इफ यू बैट फॉर लालू प्रसाद यादव, थिंग्स विल बी चेंज्ड। इट इज ऑलवेज बेटर टू बेट फॉर नीतीश जी। तो बोली हमको कि ये इज इट वोंट बी सो अर्ली। हम बोले नो मैडम, दिस इज द राइट टाइम, वी शुड बैक नीतीश कुमार। और फिर बाहर निकले, फिर प्रेस के लोग थे, तो हमने कहा यही बात, नीतीश जी इज अ गुड चीफ मिनिस्टर एंड ही कैन बी अ गुड चीफ मिनिस्टर। तो जो इंडियन एक्सप्रेस ने डाला था, जो उसमें यही लिखा था कि कांग्रेस बैक नीतीश। तब तक मैं उद्योग मंत्री था और मुझे लग रहा था कि वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन बीच में तो फोन बंद रहता है। तो जैसे मैं लैंड किया तो पता लगा कि टेक ऑफ किया था तो उद्योग मंत्री था, और लैंड किया तो हवा में ही सरकार बदल गई, यानी उन्होंने रिजाइन कर दिया और सरकार भंग हो गई, तो मैं पूर्व उद्योग मंत्री हो गया। तो ये मैंने जो बयान दिया इसकी चर्चा बहुत होने लगी। तो बाद में आज ही मैं न्यूज़ 18 पे बता रहा हूं, मैंने हटने के बाद उनको फोन किया। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, तो बड़ा दुख होगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी कुछ। उन्होंने इस तरह मेरा फोन लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर सरकार में फिर बातचीत नहीं हुई। फिर बिहार में एक इथेनॉल प्लांट के मुजफ्फरपुर के उद्घाटन में वो मुझे मंच पे मिल गए। मैं भी बुलाया था, दिनेश बाबू का प्लांट था, तो उन्होंने उसी स्नेह से बात किया और ऐसे बात किया जैसे मैं अभी भी उद्योग मंत्री हूँ। कुछ और काम कराइए, केंद्र से ये मदद कराइए। मैंने कहा कि लग रहा है अभी भी अपना मंत्री मान ही रहे। कोई अगर पॉइंट बोलता था कैबिनेट में तो उसको वो नोट करते थे। हमारा क्योंकि संबंध बहुत पुराना रहा तो हमें थोड़ी लिबर्टी मिल जाती थी। हमने जो नाश्ता आता था फिक्स आता था, वो भूजा पैकेट में, और ये मैंने वो कहा कि सर आप जब केंद्र में मंत्री थे तो कितना बढ़िया बढ़िया सामान कैबिनेट में आता था। तो चेंज हुआ वो हमारे कहने में, और उसके बाद वो कई मुद्दों पर कैबिनेट साथियों के विचार अलग होते थे और सबके विचार का सम्मान वो करते थे। नहीं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी, हमको लगता है उनके पास खुद समझ नहीं है। वो उनको समझ ले, नीतीश कुमार जी को समझ ले, ये आसान बात है। उनकी रणनीति को समझना मामूली बात नहीं है। राय सबकी लेते थे और अंत में एक बहुत नापातुला निर्णय हो जाता था। क्या नीतीश कुमार को गुस्सा आता था? अगर किसी बात से असहमत होते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे?
गुस्सा स्वाभाविक रूप से नहीं आता था। गुस्सा जब होते थे तो आई वुड से थोड़ी भाव भंगिमा जो है वो बदल जाती थी। समझने वाले समझ जाते थे कि वो गुस्सा में है। ये जिसको आप SVU कहते हैं, ये इसका पहला डिस्कशन CM हाउस में हुआ जब वो थे और हम थे, बैठ कर के हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कैजुअली। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मेरा पूरा प्रयास भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। तो हमने कहा सर आप बहुत सीरियस हैं तो कोई रास्ता मिल जाएगा इसका। बोले हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ। तो मैंने उनको कहा कि सर जब SVU तो बात ही नहीं थी उस समय, था ही नहीं। ये जो सैप की परिकल्पना हुई थी, हमने कहा सर कॉन्सेप्ट वही रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि सरकार इसको बनाए, आप तय कर लीजिए तो हो जाएगा। SVU की परिकल्पना उस कॉन्वर्सेशन में आई। एंड ही सेड आपने सोचा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार का सबसे जो सैक्रोसैंक्ट फंक्शन है उसको आप दे दीजिएगा। तो हमने कहा सर सोचें। और मेरा मानना है कि अगर नीयत साफ होगी तो बड़े से बड़े काम किया जा सकता है बहुत सहज ढंग से। तो उन्होंने कहा कि अब आप इसको कहीं नहीं बात करेंगे। ये 1 अगस्त की बात है, साल 2000 याद नहीं है, 7-8 हो गए। SVU जब बना था तब की बात कर रहा हूँ। तो हो गई बात। उन्होंने कहा कि इसको मैं असेंबली में नहीं अनाउंस करूंगा, ये मैं 15 अगस्त को गांधी मैदान में अनाउंस करूंगा। और हुआ भी वही। अनेकों कहानियां हैं। बात हुई, आइडिया क्लिक किया, गाड़ी बढ़ी और बाद में पीछे से वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बन जाता था। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। सैप भी वैसे ही बना। एक इंसिडेंट है, जब हम शिक्षा मंत्री थे तो हमने कहा, एक डेटा बनवाया कि हमारे यहाँ कितने लेक्चरर्स रिटायर कर रहे हैं और फर्दर 1-1.5 साल में कितने रिटायर कर जाएंगे। और हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को कितनी वैकेंसियां भेजी हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक कितनी वैकेंसियों को फाइनल किया है और भविष्य में हम क्या करेंगे। तो जो हमारी वैकेंसियां खाली हो रही है और जो हम भेज रहे हैं और जो BPSC भर रहा है उसके टाइम में कितना गैप है, तो उस गैप में हमारी यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या होगी, उसका हमने खाका तैयार किया। और उसमें हमको लगता है कि एक बैठक हुई थी, निर्णय हुआ कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को बनाया जाए। मेरा प्रपोजल था कि उसको फिर से बनाया जाए सो दैट कि ये जो हमारा गैप है, नहीं तो इस स्थिति में तो ऐसी स्थिति आएगी कि मतलब 25% क्या 20% हमारे प्रोफेसर लेक्चर यूनिवर्सिटी में रह जाएंगे। बहाली होती ही रही जाएगी, मतलब इतना लेट बहाली हो रहा है। तो उस पर नीतीश जी थोड़ा असहज थे और कहते कि हमने ही भंग किया है और फिर आप हमारे ही उससे करवाना चाहते हैं। तो हमने यही कहा था कि सर स्टेट इंटरेस्ट में ये जरूरी है। तो उसके बाद एक्ट आया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन एक्ट। गुस्सा में यही कहे कि हम जब एक्ट आएगा तो हम असेंबली में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी थे। तो गुस्सा भी उनका उसी तरह का रहता है। जब उनको एक बार लग जाता था कि ये जरूरी काम है और ये काम कर सकता है, तो एक टीम बना के वो उसको फिर दे देते थे। जैसे बिहार में खासकर जो मेरा अनुभव है, जैसे मान लो पोशाक की योजना है, सड़क की साइकिल की योजना आई,
छात्रवृत्ति देने की बच्चों की योजनाएं, स्कूलों के भवन निर्माण की योजनाएं, कमरे बनाने की योजनाएं। तो एक बार निर्णय हो गया तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन में सीएम का बहुत ये नहीं रहता था, उनका विश्वास था कि एक बार जब सही निर्णय हो गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्यों इम्प्लीमेंटेशन दिखता था कि अगर स्कूल भवन बनने लगा तो सबको दिखने लगा। अगर बच्चों को पोशाक मिला तो पोशाक में स्कूल जाने लगे, साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाने लगे। तो अगर कोई स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक अच्छे लीडर का यही है कि उसको अपनी टीम पर विश्वास है। और मेरा माइक्रो मैनेजमेंट का मैंने नहीं देखा, वो एक बार पॉलिसी बनाने में, नीति निर्धारित करने में, स्कीम बनाने में उनका बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन होता था। उनके परिवार के एक भी आदमी न रुपया पैसा रखता था, न कोई डायरेक्शन देता था, कोई मतलब नहीं है। 100% वर्कर पर भरोसा करते थे। जो उनके पास संसाधन होता था वो बताते थे कि इतने मेरे पास संसाधन, इसी में चुनाव लड़ना है। और नीतीश कुमार जी के प्रति इतना लगाव हो गया था लोगों का कि सब कार्यकर्ता पर छोड़ देते थे। जिस पर भरोसा कीजिएगा 100%, तो कार्यकर्ता भी रिजल्ट देता था कि नहीं, हम पर भरोसा किए हैं तो हमको रिजल्ट देना चाहिए। और नीतीश कुमार इसी आधार पर जीत जाते थे। जीत जाने के एक सप्ताह बाद तक जितना लेखा जोखा था हमको बोलते थे कि प्रिंसिपल साहब आप जरा घूम टहल के, आप हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, किसी का 5 पैसा बकाया नहीं रह जाए इसका उपाय कीजिए और घूम टहल के देखिए, अगर बकाया है तो पैसे का इंतजाम करके हम दे देंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, हिसाब कर लीजिए। हिसाब में अगर 10-20 हजार 25 हजार बचता था तो हम बोलते थे कि सर इतना बचा हुआ है, तो बोले कि वर्कर में मिठाई बांट दीजिए, इसका हम क्या करेंगे, बड़ा मेहनत करके ये किया। तो नीतीश कुमार कार्यकर्ता पर पूर्ण भरोसा करते थे। कैबिनेट की बैठक होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, तो कोई भी एजेंडा आता है उस पर डिस्कशन होता है। यदि कोई हमारे माननीय मंत्रिमंडल के साथी उस पर कोई राय देना चाहते, उनकी राय सुनते हैं और कहते हैं। कई बार तो उसको, उस एजेंडा को वापस भी किए कि नहीं, फिर से इसको सुधार करके लाइए, जो उनको लगता है कि नहीं ये मंत्रिमंडल के साथी ने सही उठाया, ये सही था, तो ये कई बार ऐसा हुआ है। तो देखिए, अपने वो जितने भी पार्टी के लोग हैं बहुत ही ख्याल रखते हैं सबका। कोई कहीं बीमार पड़ जाए, किन्हीं के बारे में सुन ले कि उनके परिवार में कुछ परेशानी है, तो पर्सनल ध्यान देते थे। एक बार मेरा मौका मिला था, उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने फोन किया था तो पता चला तबीयत खराब है। तो उस समय तो बात नहीं हो पाई, लेकिन शाम में फिर फोन आया, बोले सीएम साहब याद कर रहे हैं। तो हम गए थे, ऊपर अपने कमरे में थे, पहली बार मुझे मौका मिला था ऊपर जाने का। 2 प्लास्टिक की कुर्सी, एक जो थोड़ा मतलब चौकी और बेड के बीच का कहिए, जो घर का बना हुआ सखुआ का शीशम की लकड़ी से, और एक अलमारी, और वो भी हमें लगता है कि बड़ा ही अजीब टाइप का अलमारी था। मतलब नॉट दैट कोई गोदरेज का वो ब्रांडेड अलमारी था। सो अब सादगी का तो यही अंदाज लगा लीजिए। 20 साल मतलब हम समझते हैं कि ये बात को 5-7 बरस हो गया होगा। भारत सरकार में इतने दिन रहे, यहाँ रहे, तो ही इज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। एक विधानसभा का टिकट फाइनल हो गया था। उस विधवा औरत ने, जिसके पति की हत्या हो गई थी, उसने कहा कि हत्यारा को टिकट मिल रहा समता पार्टी से। नीतीश कुमार जी ने तुरंत दिवंगत पीके सिन्हा जी को कहा कि टिकट काटिए इसका, हम सीट हारना मंजूर करेंगे, लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ता की जो हत्या करेगा उसको हम सम्मान नहीं दे सकते। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मैंने यह देखा है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिनको व्यक्तिगत नहीं जानते थे। अमरनाथ में एक्सीडेंट हो गया, कोई सपना में नहीं सोचता डेड बॉडी आ जाएगा, कोई सपना में यह नहीं सोच सकता था कि उसके जीवन के लिए इतना गरीब और निरीह आदमी
जो अपराध के बीच भी नीतीश कुमार जी के साथ बचपन के साथ खड़ा रहा, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनके पारिवारिक जीवन में नीतीश कुमार जी ने संबल का काम किया। कभी जाति का नाम लेते मैंने नहीं देखा उनको कि भूमियार है, ती कुर्मी है, ती कुशवाहा है, ती ब्राह्मण है। और यही कारण है कि जनता दलियों में तमाम सामाजिक समूह के लोग हैं। देखिए, बिहार के इतिहास में एक जो चरित्रवान, जो निष्ठावान और जो समाज और देश के प्रति जो उनका भाव है, इसमें तो हर व्यक्ति उनको याद करेगा कि जितनी संवेदना उनको जनता के प्रति है, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, उसको तो कोई भी भुला नहीं सकता है। जब मैं 2005 में हार कर आई और सबको खूब मिठाई खिला रहे थे, तो उन्होंने ये भी एक बात कही मुझसे, उषा जी आपका क्यों मन दुखी है? क्योंकि मैं बहुत कम वोट से हार गई। मैं भी हार कर जीता हूं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा हेडलाइंस बना कि ऐसे मुख्यमंत्री अपने लोगों को उत्साहवर्धक करते हैं कि नहीं, चिंता मत करिए, फिर आप जीतेंगे। तो इस तरह से उनका पर्सनालिटी था कि किसी को हतोत्साहित नहीं करना, और जिस पर उनको लगता था कि ये काम करने वाले लोग हैं, उसको निश्चित रूप से उनको कभी पर्सनालिटी क्लैश नहीं, कभी उनको ये नहीं लगता था कि हम इसको ये कर देंगे। लगता था कि इनको देना है ये चीज और ये देश में कुछ काम करेंगी, मतलब बिहार में कुछ काम करेंगी, तो उसको वो करते थे। मैं नीतीश कुमार कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूँ। नीतीश कुमार के बाद तो मैंने कहा किसी को नीतीश कुमार बनना ही बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार भरसक समाज के सभी वर्ग का विश्वास जीत करके चलाया, जो एक सांप्रदायिक सद्भाव, कोई बड़े दंगे नहीं हुए अभी नीतीश कुमार के रेजिम में, कोई जातीय नरसंहार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे काल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कोई